बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रही हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, क्योंकि ये जो है पार्ट इस बुक का बहुत इजी है। उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक का पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइम पे पहुंचती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी एंड एफ सब शेल्स इन एटॉमिक स्टेट और एनी ऑफ देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो एलिमेंट जिनका डी और एफ ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है किसी भी एटॉमिक स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल है, तो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनका डी और एफ सब शेल जो है वो अगर पार्शियली फिल्ड है तो हम इसको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं, इनकी सबसे पहले जो है वो लोकेशन देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये मेरे पास जो है पीरियोडिक टेबल है, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनको कहते हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और उसके बाद ये वाले जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे नॉर्मली नॉन मेटल्स हैं और इस साइड पे जो है ये मेटल्स हैं। और ये वाला पोर्शन जो दरमियान में आता है इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वाले जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो इनको मैंने अलग से ड्रॉ किया है, ये वाला जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पोर्शन है। तो इसमें हमारे पास जो है वो सीरीज है, मतलब 3D सीरीज, 4D एंड 5D। 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और 4D में भी 10 एलिमेंट्स हैं। 5D जो है उसमें यहाँ पे लेंथेनाइड ऐड हो जाते हैं और इधर जो है एक्टिनाइड ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनका नंबर जो है वो 14 इंक्रीज हो जाता है, 10 + 14। 3D सीरीज, फर्स्ट 3D सीरीज को देखें, ये स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहा है और स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है। तो पहले हम देख लेते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है और सारी प्रॉपर्टीज जो है वो उन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है जो कि डी सब शेल में है। तो इस वजह से पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये फर्स्ट सीरीज है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और ये स्कैंडियम से स्टार्ट होके जिंक तक है। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखें तो सारे जो एस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक तक सब में जो है एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग एक्चुअली डी से स्टार्ट होती है। तो डी में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो ये एंड तक जाते जाते ये जो है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3D1 4s2। तो एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी में फिलिंग होगी। जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इधर डी में 3 है, ये 4 है, 5 है, और यहाँ तक जाते जाते डी जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और डी ऑर्बिटल फिल हो जाता है। 2 एलिमेंट्स जो हैं क्रोमियम और कॉपर, इनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो आगे जो है मैं जाके एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्यों डिफरेंट है बाकियों से। वैसे जब भी आपने कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखनी है तो आपने 3D1 और 4s2 पहले का लिख दिया, जैसे ये 21 एटॉमिक नंबर था तो ये आर्गन इसलिए लिखा है कि यहाँ तक जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये लिखने की बजाय यहाँ पे आर्गन लिख दिया। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरे हो गए, ये 19 20 और ये 21। तो इसलिए हम सबकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरी लिखने की बजाय हम यहाँ पे आर्गन लिख देते हैं। और क्योंकि यहाँ से डिफरेंस आ रहा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3D1 4s2 है स्कैंडियम में, और आगे जो टाइटेनियम का 22 नंबर है, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया, फिर आगे जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एस सब शेल जो है उसकी एनर्जी कम होती है, वो पहले फिल होता है, और डी की जो है वो ज्यादा होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में ऐड हो रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये D1 है और जिंक तक जाते जाते D10 हो जाता है, मतलब कंप्लीटली फिल हो जाता है। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। और एस में जो है वो 2 ही रहते हैं। लेकिन 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि जैसे क्रोमियम है एक, और एक जो है वो कॉपर है, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29। इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है
और उसकी रीजन क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी देखें तो 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय 3d5 4s1 है। एक इलेक्ट्रॉन जो है s सबशेल से d सबशेल में जाता है। उसकी रीजन क्या है कि d की 5 टाइप्स हैं और जो d सबशेल होते हैं उनमें अगर हाफ फिल्ड है, मतलब हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो वो स्टेबल है। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s से d में चला जाता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो जैसे d जो है अगर हम इसको लिखते हैं तो d सबशेल जो है उसकी ये 5 टाइप्स हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 3 4 और 5। ये है dxy, दूसरा है dyz, फिर dzx, फिर dx² माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरा जो है वो 5वां जो है dz²। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 24। तो इसमें d में जो है वो है 4 और 3d में, और 4s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है वो 4 है। अब ये वाला जो है जब d में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये एम्प्टी है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 की बजाय हो जाएगी 5 और 4s की रह जाएगी 1। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, इधर 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये खत्म हो जाएगा, एक वो इधर इधर ट्रांसफर हो गया। तो अब ये पार्शली फिल्ड जो है, ये हाफ फिल्ड जो d ऑर्बिटल्स हैं ये स्टेबल हैं उन ऑर्बिटल से जब यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ये एम्प्टी था। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो4s से 3d में ट्रांसफर होके उसको स्टेबल कर देता है d सबशेल को। और इसी तरह से जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर है 29। तो 29 का जब हम लिखते हैं तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी इस तरह से है। ये 3d था और ये है 4s में 2 है, 3d में 9 है। तो 9 को जब हम लिखेंगे 2 4 6 8 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इधर 2 है। तो अब इसकी भी वही सिचुएशन है जो ऊपर वाले की थी क्रोमियम की, कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s सबशेल से ट्रांसफर होके 3d सबशेल में जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी, न्यू वाली अरेंजमेंट आएगी, वो ये आएगी। तो इनके यहाँ पे भी ये पेयर है और अब यहाँ पे भी पेयर हो गया, यहाँ पे 4s जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब जो नई कॉन्फ़िगरेशन अगर इसमें अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की देखें तो ये हो जाएगा 3d10 और ये हो जाएगा 4s1। तो अब यहाँ पे d सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये स्टेबल है। हाफ फिल्ड स्टेबल है और यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड जो है d सबशेल वो स्टेबल है। तो उसको ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है s से d सबशेल में वो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रोमियम में भी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s से d सबशेल में चला जाता है और कॉपर में भी। इसलिए क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है d और s सबशेल में बाकी एलिमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल और फुल फिल्ड d ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी फैक्टर है जिसकी वजह से s में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और d5 है और इधर जहाँ पे जो है वो d10 है। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन, कि उनको हम टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने इनको डिवाइड किया है। तो अगर हम इसको देखें अरेंजमेंट को, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को, तो ऊपर जो नंबर लगे हुए हैं वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 1b 2b और ये 3b से स्टार्ट होके और आखिरी वाले ये वाले जो 9 एलिमेंट्स हैं वो 8b में है। ये जो ग्रुप है 3b और 2b इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको नॉन टिपिकल इसलिए कहा है कि अगर हम इसको देखते हैं, जैसे 3b है, इसको अगर देखें
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि पार्शली फिल्ड डी और एफ सब शेल वाले एलिमेंट्स जो है उनको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो 3b है इसमें डी ऑर्बिटल तो है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 1 इलेक्ट्रॉन डी सब शेल का। तो जब ये डी सब शेल का जो एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने लूज कर दिया। तो डेफिनेशन में क्या था कि वो एलिमेंट इनका डी सब शेल जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है। तो यहाँ पे इसका एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल जाएगा, तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये और फिर इसका बिहेवियर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह से नहीं रहता, ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी तरह से हो जाता है। तो अब इसका नंबर अगर देखें तो अब यहाँ पे समझ आ जाएगी आपको कि ये 3b क्यों लिखा है। कि ये अगर हम मेन ग्रुप का जो p ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर देखें तो इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। तो यहाँ पे ये है 3a। तो ये वाला जो है ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्कैंडियम तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही, इस कैटाइन का बिहेवियर ऐसे ही होगा जैसे इस ग्रुप के एलिमेंट्स का है। तो जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था उसमें ये वाले जो एलिमेंट्स थे इसमें वो यहाँ पे इस ग्रुप में थे, तो इस वजह से भी इसको 3b कहते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है 3b इसको कहेंगे ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो बाय डेफिनेशन तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है क्योंकि इसमें जो है वो डी सब शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन जब कैटाइन बनाते हैं तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो तब इसको कहेंगे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और उसके बाद फिर हम लास्ट वाले ग्रुप पे चले जाते हैं 2b पे। तो डी सब शेल जो है वो पार्शली फिल्ड नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट ना हुए, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इनकी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलती हैं, इस वजह से इनको हम कहेंगे कि ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। मसलन कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं और दूसरा ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं और कलर्ड कंपाउंड भी ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कलर्ड कंपाउंड बनाने वाली जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलती है, तो इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। तो ये भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा ये वाला 2b ग्रुप। और अब यहाँ पे इनके नंबरिंग अगर देखें तो फॉर एग्जांपल इसके जो है वो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे जैसे मेन ग्रुप में हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो 2a था तो इस वजह से इसको लिखा है 2b। और इसको अगर देखें 1b यहाँ से क्यों नंबरिंग स्टार्ट हुई है, तो 1b का अगर देखें तो 1b में d10 है और s जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये s में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो देखें तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला 1a ग्रुप जो है ये वाले एलिमेंट्स हैं इनके s में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। तो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये भी 1a की तरह से s में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसलिए इसको हम 1b कहेंगे। 1a के साथ इनकी अटैचमेंट है। तो ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल में ये 1a ग्रुप में ही मौजूद थे कि ये जो 3b एलिमेंट्स हैं और 2b एलिमेंट्स ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये बाकी जो हैं ये वाले इनको कहेंगे ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये सीरीज को अगर हम देखें तो इनके जो फर्स्ट सीरीज और सेकंड है उसमें तो कंटिन्यूसली इनके एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 21, 22, 23 ये 30 तक जा रहा है। इसी तरह से इसमें एटॉमिक नंबर जो है रेगुलर वे से इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब हम 5d पे आते हैं तो यहाँ पे जो लेंथिनम है, लेंथिनम का 57 है एटॉमिक नंबर और हाफनियम आगे आ रहा है उसका 72 है। यहाँ पे जो 14 नंबर का गैप आ रहा है, 14 एलिमेंट्स जो है वो इन दोनों के दरमियान में है। तो पीरियोडिक टेबल में आपकी बुक में जो है वो नीचे अलग से दो लाइंस दी हुई हैं 14 एलिमेंट्स की। तो वो जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सीरीज जो है उसको कहेंगे लेंथेनाइट सीरीज और वो जो है उनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है। वो एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे इन दोनों के दरमियान में।
लैंथिनम के बाद जो है वो 58 वाला, और फिर 71 नंबर तक जो है ये 14 एलिमेंट इनके दरमियान में आएंगे, तो फिर ये 72 है। तो ये जो एलिमेंट्स है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जो 14 एलिमेंट दरमियान में आएंगे वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो इनके दरमियान में आ रहे हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो लैंथेनाइड के जो 14 एलिमेंट्स हैं, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यहाँ पे दरमियान में आ रहे हैं, तो उनको कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये वाले जो हैं बाकी सारे, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है वो एक साइड पे आएगा उनके, ये वाले ग्रुप दूसरी साइड पे आएंगे, दरमियान में वो 14 एलिमेंट्स की यहाँ पे पूरी सीरीज आ रही है, तो इसलिए उनको कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये वाले जो है ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे। इसी तरह से जो नेक्स्ट सीरीज है वो है एक्टिनाइड। एक्टिनियम के बाद में वो आती है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89, और उसके बाद जो है वो थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक 90 एटॉमिक नंबर से लेके 103 तक ये 14 एलिमेंट बनते हैं। एक्टिनियम के बाद में आएंगे, उसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज, और या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी सेकेंड सीरीज जो है एक्टिनियम के बाद में आएगी, तो वो भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला 3B ग्रुप जो है ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है, ये इस साइड पे आएगा। उसके बाद दरमियान में यहाँ पे वो 14 एलिमेंट्स की दोनों सीरीज आएंगी, और फिर ये वाला एलिमेंट्स आते हैं। तो ये वाले ग्रुप्स और ये ग्रुप्स जो है इनको हम कहेंगे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज यहाँ पे आ रही हैं दरमियान में, उनको कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, बाय नेचर क्या है, वो मेटल्स हैं, और मेटल्स जैसे हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। फिर कंडक्टर हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है और हीट भी कंडक्ट होती है, तो इसलिए इसे कहेंगे कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी आती है अलाय की। तो अलाय क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 मेटल्स। तो और उसकी वजह क्या होती है कॉम्बिनेशन की, कि जो न्यू कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उन एलिमेंट्स से बेटर होती हैं जिनसे वो मिलके बना होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इनका आगे हम जब साइज पढ़ेंगे तो रेडियस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा कि इनका जो रेडियस है वो दरमियान में जाके तकरीबन सेम हो जाता है, सेम साइज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, तो इस वजह से इनके अलायस जो हैं वो बनते हैं। तो ये अलाय बनाते हैं। फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, डी सब शेल और एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से लेके 7 तक जाती है, तो इस वजह से ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और कलर्ड कंपाउंड इनके बनते हैं, तो डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज नॉर्मल मेटल की भी होती हैं, लेकिन ये 2 प्रॉपर्टीज जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की और कलर कंपाउंड की, ये इनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबसे पहले जो है इसमें बाइंडिंग एनर्जी, और इसमें थोड़े से जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हम ऐसे लिख लें तो इनको याद करना जो है वो इजी हो जाएगा। सबसे पहले मेटल्स की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। इट मीन्स के इनको हम इंडस्ट्रियल बेस पे यूज करते हैं, हैवी मशीनरी के पार्ट्स बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ होती हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मैलिएबल का मतलब इनकी शीट्स बनती है, डक्टाइल का मतलब इनकी वायर्स बनती हैं। और जो टफनेस है या ये मैलिएबल और डक्टाइल है उनकी रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। और इनमें मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो इस वजह से होती है कि नॉर्मल जो मेटल्स हैं उनमें सिर्फ जैसे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो एस सब शेल में वो इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें एस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साथ डी वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही बॉन्ड ज्यादा बनेंगे और बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें
तो ये हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट है उसकी। स्कैंडियम से शुरू होकर जब हम जिंक तक जाते हैं तो पहले जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं और मिड तक ये इंक्रीज होते हैं, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप होना शुरू होते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ ही बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी इसी तरह से जो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ये स्कैंडियम जो है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम थी और दरमियान तक जाके मैंगनीज को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो डेविएट कर गया। उसका स्पेशल मेटेलिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो उसमें डेविएशन है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल तरीके से ही बिहेव करते हैं कि पहले जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, और उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होने शुरू हो गए तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी कम होनी शुरू हो गई है और जिंक तक जाते जाते बहुत कम रह जाती है, 0 पे चली जाती है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम सेकंड सीरीज जो है वो ये 3D सीरीज थी, 4D सीरीज में देखें तो यहाँ पे जैसे ये 2 एलिमेंट्स है जो बराबर पे आ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो तकरीबन एक जैसे हैं, इस वजह से दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम है। और उनका उस जो सेकंड सीरीज जो है वो 4D सीरीज जो है उसका भी ट्रेंड वही है जैसे 3D सीरीज में था कि बाइंडिंग एनर्जी जो है पहले इंक्रीज होती है जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के साथ है। तो जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ही मेटेलिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हाई होगा। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे बाइंडिंग एनर्जी का बनाया कि पहले इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट और उसके बाद जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये इसका लिंक जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के साथ है। आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियस, पहले हम ग्राफ देख लेते हैं इसका। ये कोवेलेंट रेडियस का है और ये आयनिक रेडियस का है। तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो पहले डिक्रीज होता है, उसके बाद तकरीबन कांस्टेंट हो जाता है और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइज जो है वो डिक्रीज क्यों होता है। साइज डिक्रीज इसलिए होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, और उसके बाद जो है वो 3D सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक है उसमें हम इस ऑर्बिटल को हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और 6 तो ये तो सब में है। इलेक्ट्रॉन के एडिशन कहाँ पे 4s जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में हो रही है 3D सब शेल में। तो स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, 21 एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का, तो यहाँ पे D में 1 इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद टाइटेनियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह से इंक्रीज होते होते यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तो साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है वो सेम ऑर्बिट में हो रही है और इसके सेंटर में उतने प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं। तो सेंटर में प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एडिशन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगी और साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कि ये नॉर्मल ट्रेंड है। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट से हम स्टार्ट करते हैं और वहां से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो साइज जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि हम सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो सेंटर में न्यूक्लियस में ऐड होते हैं उसकी अट्रैक्शन की वजह से साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी डिक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन ये दरमियान में कांस्टेंट क्यों हो रहा है, उसकी क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सब शेल में डी सब शेल में जब ऐड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पे इस एरिया में ऐड हो रहे हैं। ऐड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनपे है नेगेटिव चार्ज, एरिया उनका यही है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 2J 6J और 10 और ऐड होने हैं डी के। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन जो है उनपे नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो जितना पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ये जो प्रोटॉन थे उनके और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्जन की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, वो थोड़ा सा एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा रिपल्जन की वजह से।
तो वो जो अट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हो रहा था वो रिपल्जन की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन की वजह से साइज अब इंक्रीज होना शुरू हो गया, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज भी हो रहा था। तो ये दोनों फैक्टर जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो साइज है वो तकरीबन सेम रहता है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज क्यों होना शुरू हुआ, उसकी क्या रीजन है कि साइज जो है अब इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये एक किस्म की शील्ड बन जाती है 4s के जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के दरमियान में। जो अट्रैक्शन थी, हम जब रेडियस देखते हैं तो हमने रेडियस देखना है यहाँ से न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का, हमने ये वाला डिस्टेंस जो है वो मेजर करना होता है। तो अब यहाँ पे ये जो डी इलेक्ट्रॉन है इनकी एडिशन की वजह से ये यहाँ पे एक शील्ड बन जाती है न्यूक्लियस और ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान में। तो अब न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी जितनी के यहाँ पे जब कम इलेक्ट्रॉन थे तब थी। तो इस वजह से अब अट्रैक्शन जब इसकी और न्यूक्लियस की कम हो जाएगी तो ये जो है साइज फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होता है, तो अब इस शील्ड की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शील्ड की वजह से 4s सब शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो अट्रैक्शन थी वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस को देखें तो ये जिगजैग है, और जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है जब ये आयंस बनाते हैं तो आयंस जो है वो उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम जो आयोनिक रेडियस है उसको हम रेगुलर मैनर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिस तरह से हम इसका कर रहे थे। तो इसका जो है वो साइज जो है वो किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, इस तरह से। तो इसका जो है वो ऐसे ही रहेगा, रेडियस इरेगुलर रहेगा। पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर weakly attracted by the magnetic field, और diamagnetic substances are those substances which are weakly repelled by the strong magnetic field। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किस वजह से हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो अट्रैक्शन होती है उनके लिए, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्जन होती है। तो अट्रैक्शन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है और रिपल्जन जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और इलेक्ट्रॉन जो है जब स्पिन करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक जो है वो स्पिन करेगा क्लॉकवाइज और दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से पेयर की फॉर्म में है तो एक क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, और एक जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देता है। लेकिन अगर किसी सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए उसकी अट्रैक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक तक मूव करते हैं तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं, और उसके बाद जो है ये पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर स्कैंडियम से यहाँ तक क्रोमियम में है जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, और उसके बाद जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसमें वो जो है वो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेस पे बनाएंगे। तो अब पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो भी इंक्रीज होगा, और कम हो जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो अब जो है कुछ आयंस जो है जैसे देखें तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो है ये जो इनकी आयंस जो बनाते हैं ये अगर हम उनको देखें जैसे स्कैंडियम +3 है तो स्कैंडियम के यहाँ पे जो डी सब शेल था उसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था,
और S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो S के 2 इलेक्ट्रॉन और 3D सब शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो अगर निकाल दें, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो स्कैंडियम +3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसके सब शेल्स हैं इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है, इसमें 0 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो भी 0 होगा। हम इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ स्कैंडियम। मैग्नीज +3 का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2s वाले, और 1 जो है वो इसके D सब शेल से जाएगा। तो इसका जो D सब शेल था उसमें थे 5 इलेक्ट्रॉन, तो S वाले 2 निकल गए और एक इधर से निकल गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। इस तरह से जब मैंगनीज की हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो सिर्फ S वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, D वाले सारे इसके पास हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 का मतलब कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें थे और 2 जो है वो S सब शेल में थे, 2 S सब शेल के, और एक जो है यहाँ से निकल गया जो इसके साथ पेयर्ड था, तो बाकी 5 जो है वो अनपेयर्ड रह गए। तो मैंगनीज +2 और आयरन +3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो सेम रहेगा दोनों का। तो इसकी जो देखें, जो डायग्राम में अगर देखें तो मैंगनीज +2 और आयरन +3 जो है इनका मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 है, और ये इस एक ही पॉइंट पे है दोनों, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो सेम है, ये Fe+3 और मैंगनीज +2 का। उसके बाद फिर जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज होंगे तो जो ये देखिए यहाँ से 0 था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 मैक्सिमम गए हैं, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप हो गए हैं, तो ये 0 इसका आ गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब इस डायग्राम को देख के जब हम बनाएंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे, तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है, पैरामैग्नेटिक मूवमेंट, और ये जो है वो स्कैंडियम से लेके जिंक तक हमने पहले जो है वो मैंगनीज तक हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लिखेंगे, और फिर मैंगनीज के बाद मैंगनीज अब देखिए यहाँ +3 था, मैंगनीज +2 में भी है, और फिर आयरन जो है वो +3 में था और +2 में भी है, तो इधर को अब +2 वाले आ गए सारे उसके बाद से। तो यहाँ पे मैंगनीज और आयरन जो है आयरन +3 और मैंगनीज +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे, तो इसका मैक्सिमम जो है मैग्नेटिक मूवमेंट है। और उसके बाद से फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी ये डिक्रीज हो रहा है, और जिंक तक जाते जाते सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड अप हो गए, और जब पेयर अप हो गए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो भी 0 हो गया। तो ये तो था इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का। इसी तरह से डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. They are called diamagnetic substances. When electrons are paired in an orbital, the magnetic movements are cancelled out and the substance become diamagnetic. क्योंकि एक जब यहाँ पे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये जो है स्पिनिंग मूवमेंट जो है दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आयरन +2 का अगर देखें तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इसका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो अब इससे अगर कंपेयर करें +3 से, +3 का +2 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा था और इसका कम था। और डायमैग्नेटिक देखें तो इसका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है और इसका जो है वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं था, इसमें कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो अब डायमैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो इधर को इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब कि रिपल्जन उसकी मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ तक जाते जाते रिपल्जन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि सारे जो है वो पेयर्ड अप हो गए। सारे इलेक्ट्रॉन का क्या है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो था वो क्लॉकवाइज है, दूसरे का ये स्पिनिंग इसकी जब हो रही है तो ये क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये इसको हम कहेंगे कि ये जिंक जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है। कलर, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो कलर्ड कंपाउंड जो है वो किस वजह से है, डी ऑर्बिटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर डेवलपमेंट इन द कंपाउंड्स। और इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन, जो प्रोसेस है उसको कहेंगे ये डी ट्रांजिशन है।
फॉर एग्जांपल अगर हम टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का, तो इसका कलर जो है वो वायलेट है। तो उसकी क्या रीजन है? सबसे पहले तो हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसको डी ऑर्बिटल्स में जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं अरेंजमेंट को, तो हमारे पास इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है और इधर 4s में हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाले सब शेल्स जो हैं इसको हम एनर्जी की बेस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और ये 2 ग्रुप्स किस तरह से बनते हैं? जो dxy, yz और zx है वो उनकी सेम एनर्जी है, और ये दो जो है इनकी एनर्जी इनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है, इनसे ज्यादा है, तो थोड़ा सा वो हायर एनर्जी स्टेट में हम इसको शो करेंगे। अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। तो अब 4s वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3d वाले जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में, जहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये थी इसकी टाइटेनियम की ग्राउंड स्टेट। उसके बाद जब हम इसका ये कॉम्प्लेक्स ये जो है इसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, तो इसका मतलब कि हमने इसको +3 में पहले लिखना है। तो +3 में यहाँ पे ये 22 इलेक्ट्रॉन थे, अब रह गया 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 19 रह गए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? ये s वाले 2 और d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अब d में जो है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो हमारे पास जो है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ये कि d में 1 इलेक्ट्रॉन है और s का निकल गया। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। इसको हम इस तरह से ये जो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, तो इसको हम इस फॉर्म में जब लिखते हैं, तो ये देखें ये जो इलेक्ट्रॉन था ये लोअर एनर्जी स्टेट में यहाँ पे है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन था, और जब हमने d को जो है वो x y y z z x और इधर से x² - y² और z² में जब हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। कुछ तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली है करके, तो ये ऊपर चला गया। बाकी जो है वो इसने ट्रांसमिट कर दी है। तो वो जो ट्रांसमिट की है कलर जो है वो उस पर डिपेंड करता है। अब इसने येलो लाइट एब्जॉर्ब की थी इस इलेक्ट्रॉन ने, ये यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट पे गया इधर यहाँ पे, और जो बाकी लाइट थी, जो वेवलेंथ जो बाकी उसने एमिट की है, वो उसका कलर जो था वो ब्लू और रेड था, और ब्लू और रेड के मिलने से बनता है वायलेट कलर। तो इस वजह से हमारे पास ये वाला जो सोल्यूशन है टाइटेनियम का, उसका कलर जो है वायलेट नजर आएगा। तो ये किस वजह से? ये डी ट्रांजिशन की वजह से, कि डी और सब शेल से इलेक्ट्रॉन जो है जब हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, वो भी डी ही है, जब उधर जाएगा वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब करने के बाद गया है वो हायर एनर्जी स्टेट में, और बाकी जो उसने ट्रांसमिट की है उसकी वजह से कलर जो है वो डेवलप होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो वेरिएबल है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसकी रीजन क्या है? डी इलेक्ट्रॉन और एस इलेक्ट्रॉन के डी सबशेल और एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल है। और जैसे नॉर्मल जो पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वहां पे उस ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से +7 तक जाती है, और +2 तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से +7 तक जाती है। और मैंगनीज के बाद जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं उसी तरह से ये जो है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इधर जो है हम ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर देखते हैं तो उनका जो ट्रेंड जो है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में इंक्रीज होते जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और +2 जो है वो सबकी है, क्योंकि 4s में जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी रिमूवल की वजह से +2 ऑक्सीडेशन सबकी आएगी। और उसके बाद जो है वो फिर ये इंक्रीज होना शुरू होती है। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम के अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी निकल गया तो +3 भी आएगी। और इसी तरह से टाइटेनियम का देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये निकला तो +3 हो जाएगी, ये भी निकल गया तो +4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, और मैंगनीज तक जो है वो +1 से लेके +7 तक जाती है, और उसके बाद जो है वो डिक्रीज होनी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होना शुरू हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम रह गए हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयरन है इसकी देखेंगे तो ये +2 आएगी, +3 +4 +5 और +6 तक जाएगी।
और इसकी जो है +5 तक जाएगी। तो ये इसी तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम रह गए हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसी तरह से डिक्रीज होती जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसका रिलेशन जो है वो इसका मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे इंक्रीज होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होना शुरू हो जाती है। और जिंक में देखिए सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसकी रीजन जो है वो S में जो 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इनको रिमूव कर सकते हैं। उसकी जो रीजन है कि यहाँ पे भी ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, तो इनको क्यों नहीं रिमूव कर सकते हैं और S वाले ही क्यों रिमूव होते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है अगर ये जिंक है तो इसमें फर्स्ट जो 1s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो है वो 18 पूरे हो गए, डी में 10 हो गए। और जब इस वाले में थर्ड जो ऑर्बिटल है इसमें 18, 10 और 6, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक शील्ड बन जाती है जो कि इस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के दरमियान में अट्रैक्शन को वीक कर देती है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो इजी हो जाता है। और ये जो डी के इलेक्ट्रॉन है उनकी अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांग है, तो इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करना जो है वो इजी हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे है। और दूसरी रीजन कि ये जो इलेक्ट्रॉन की ये शील्ड बन गई है दरमियान में वो उसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो 4s के इलेक्ट्रॉन से कम हो गई है, तो इनको रिमूव करना इजी हो जाता है। तो इस वजह से सारे जितने भी एलिमेंट हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन जो s सब शेल में है उनको वो इजीली वो डोनेट कर सकते हैं, और जो d सब शेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको रिमूव करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। लास्ट वाला टॉपिक है ये अलाय फॉर्मेशन का। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये अलाय बनाते हैं, और ये अलाय की फॉर्मेशन जो है वो उसकी रीजन भी हम उसको कोवेलेंट रेडियस की बेस पे हम देखेंगे। कोवेलेंट रेडियस अगर देखें तो वेनेडियम से निकल तक जो है वो तकरीबन सेम साइज है इनका, तो इस वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे स्टील है, स्टील में आयरन जो है वो रिप्लेस होता है क्रोमियम, मैग्नीज और निकल से, तो साइज सेम होने की वजह से ये इजीली एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं एडिशन ऑफ स्मॉल नॉन मेटल जो है इसमें बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं, ये जैसे ये मेटल है इसका ये इस तरह से फॉर एग्जांपल आयरन है या मैंगनीज है या निकल है, ये उसके एटम्स हैं। इनके दरमियान में ये जो स्पेसिस होती है वहां पे ये जो स्मॉल नॉन मेटल्स हैं ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। और ये नॉन स्टेशोमेट्रिक होते हैं, हम इसकी कोई रेशो नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि कितने जो है वो इतने एरिया में जो है कितने बोरॉन या कितने कार्बन या कितने नाइट्रोजन आएंगे। ये नॉन स्टेशोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं और इनको इंटरस्टिशियल अलाइज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये भी तो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से एक नई चीज बन रही है, तो इसको हम अलाय कहेंगे। लेकिन ये इंटरस्टिशियल अलाइज हैं, इन्होंने मेटल्स को रिप्लेस नहीं किया। यहाँ पे जो अलाय फॉर्मेशन थी उसमें ये था कि मेटल ने ही मेटल को रिप्लेस किया था, जिनका सेम साइज है तो उन्होंने सेम साइज होने की वजह से एक दूसरे को रिप्लेस कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो है नॉन मेटल ने मेटल को रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेसेस थी दरमियान में वहां पे अपने आप को एडजस्ट किया, तो इस वजह से इनको इंटरस्टिशियल अलाइज भी कहेंगे। और ये नॉन स्टेशोमेट्रिक होते हैं, मतलब कोई रेशो नहीं होती, जितनी स्पेस मिलती है उतने एटम्स जो है यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर। तो इसी के साथ ही इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।